ईरानियंस के लिए फिर भारत सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? अगर कोई भी हमारे देश के एसेट के ऊपर, हमारे देश के शिप्स के ऊपर, हमारी सीमाओं के ऊपर कोई भी अगर फायरिंग करता है, तो उसका जवाब हमें सिर्फ कूटनीति से नहीं देने की ज़रूरत है। हमें उसका जवाब बहुत सख्त लहजे में देने की ज़रूरत है। इंडिया इज अ सॉफ्ट पावर, तो क्या उसी समय हम खुद को कमजोर तो नहीं दिखा रहे हैं सॉफ्ट पावर कह के? काहे एक सॉफ्ट पावर? क्यों रहना है सॉफ्ट पावर? हाँ, नहीं, सॉफ्ट पावर का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कमज़ोर हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब ये है कि हम हर किसी के बीच में बैलेंस बना के चलें। लेकिन मैं एज़ ए फौजी सिर्फ एक चीज़ समझता हूँ, अगर आपके एसेट के ऊपर कोई फायर करता है, तो उसको उसकी औकात दिखाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान दोगला है। पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है? पाकिस्तान को जहाँ फ़ायदा होगा वो वहाँ जाके बैठेगा। तो आतंकवादी से अगर आप पीस टॉक्स कराएँगे तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ लड़ाई की बातें करेगा और कुछ नहीं हाँ, वो करेगा। कहा अमेरिकी कर्नल ने कि आप पॉकेट मार के हाथ में पर्स दीजिएगा तो पर्स सुरक्षित तो नहीं रहेगा। बिल्कुल। और अगर आप पीस पाकिस्तान से ब्रोक करा रहे हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान इज़ अ ब्रोकर। अमेरिका यूज कर रहा है, यहाँ लोग नाच रहे हैं। और रही हमारे यहाँ के लोगों की बात, हमारे यहाँ के लोगों की औकात वही है जो पाकिस्तान में एक भिखारी की होती है। पाकिस्तानी भिखारी के पास ना तो खाने के लिए कुछ नहीं है और ना निचोड़ने के लिए कुछ है, और इन लोगों के पास राजनीति में ना खाने के लिए कुछ है, ना निचोड़ने के लिए कुछ है। महिला आरक्षण की बात करते करते वो अचानक ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर की बात करने लगे। देखिए, ऐसा है, अगर इन लोगों को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट में जो स्ट्राइक्स इंडिया ने किए थे, वो एक्चुअल में नहीं हुए, तो इन लोगों को जाकर चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें डूब जाना चाहिए। आप क्या एक चीज मानोगे कि जो मुंबई टेरर अटैक था वो और कर्नल पुरोहित के खिलाफ पूरी कॉन्स्पिरेसी, ये दोनों चीजें कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। जब इंसान बदले हैं गद्दियों के ऊपर, तब ये टेम्पलेट धीरे-धीरे करके डाउन होनी शुरू हुई। तब सच्चाई आनी शुरू हुई है। वरना भारत को भी ये हिंदू आतंकवाद के नाम पर डसना शुरू कर चुके होते, और कहीं न कहीं कर्नल पुरोहित इस झूठे केस में आज भी बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के जय लिए। हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद। विकास सर, आज दरअसल हमें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमने कहा कि हम ईरान के दोस्त हैं, हम इज़राइल के भी दोस्त हैं। ना काहू से बैर और ना काहू से वो जो क्या है, दोस्ती वाली बात है। हम मध्यम मार्ग पर चलने वाले लोग, वैसे भी हमारे बारे में कहा जाता है कि भारत नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करता है, विदेश नीति की जहाँ तक बात होती है। सर, ईरान के एक नेवी शिप को हमने बचा करके रखा हुआ था हमारे यहाँ, हमारे डॉकयार्ड में पड़ा हुआ है। नेवी की फैसिलिटीज़ में उनके लोग अभी भी हैं, अभी भी। तब जब इंटरनेशनल वाटर में अमेरिका ने श्रीलंका के पास टॉर्पीडो से उनके वॉरशिप को उड़ा दिया। और आज अगर हमारे असेट्स पर और हमारी किसी जहाज पर उस इलाके में अगर इरानियन फोर्सेस या ईरानी नेवी जो शायद है या नहीं पता नहीं, और उस पर अगर आप गोलाबारी करते हैं और इस तरह से करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, बतौर फौजी आपको क्या लगता है कि इरानियंस के लिए फिर भारत सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? या चूँकि ईरान के जो राजदूत हैं उनको बुलाया भी गया था, जो राजनयिक हैं, विदेश मंत्रालय ने तलब किया था उनको। आपको क्या लगता है किस तरह की बातचीत रही होगी? क्या मैसेजिंग हुई होगी? देखिए प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं एज़ ए फ़ौजी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर कोई भी हमारे देश के एसेट के ऊपर, हमारे देश के शिप्स के ऊपर, हमारी सीमाओं के ऊपर, कोई भी अगर फायरिंग करता है, तो उसका जवाब हमें सिर्फ़ कूटनीति से नहीं देने की ज़रूरत है। हमें उसका जवाब बहुत सख्त लहज़े में देने की ज़रूरत है। शायद वो सख्त लहज़ा ईरान के साथ हम अभी नहीं लगा पाए थे, ना कर पाए थे। और सिर्फ़ एक राजनयिक को बुला के उसको बता देना कि ये हमारे एप्रीहेंशन है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके अलावा हमें कुछ और कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। उसको प्रॉपर सिग्नल देने की ज़रूरत थी ईरान को कि भई अगर तुम ये करोगे, तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है। इंडिया को अपने नेवल शिप्स को थोड़ा-सा आगे रखना चाहिए था, या फिर सबसे अच्छा था कि जो ईरान का नेवल शिप इंडिया में है, उसको आप बोलो कि भाई अब तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर तुम हमारे जो मर्चेंट नेवी के शिप्स हैं, वो अगर ऑयल लेके आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से और आप उसके ऊपर फायर कर रहे हो, तो हमारी दोस्ती तब तक ही है, जब तक आप हमारे लिए काम आओगे और हम आपके लिए काम आएँगे।
हम दूरदर्शी हैं, लेकिन उतने भी दूरदर्शी नहीं है कि आप हमें गोली मारते रहें और हम शांत बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी सोच को आपकी सोच तक तभी मिला के रखेंगे जब दोनों का म्यूचुअल कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन होगा। लेकिन अगर आप हमारे शिप्स के ऊपर फायरिंग करेंगे तो ऐसे नहीं चल पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ईरान ने इसमें एक चीज़ की सिग्नलिंग देने की कोशिश करी थी कि कोई भी कंट्री होगी, हम उसको नहीं जाने देंगे। और उस वक़्त शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से कोई निकल नहीं रहा था। का शिप वहाँ से जा नहीं रहे थे, तो उनको कोई एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग देने की ज़रूरत थी और अमेरिका को एक सिग्नलिंग देने की ज़रूरत थी कि देखिए, कोई भी अगर यहाँ पर मेरे ख़्याल से अगर यहाँ पे इंडिया के अलावा भी किसी और का अगर शायद कोई शिप होता तो वो उस पे भी फायर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इंडिया को सिर्फ़ इसलिए चुना कि देखिए इंडिया एक सॉफ्ट पावर है, इंडिया पावर भी है, लेकिन इंडिया कहीं न कहीं बैलेंस लेके चलता है और इंडिया इसका कोई ज़्यादा बड़ा रिटेलिएशन नहीं करेगा और वो यही हुआ। जबकि इंडिया को इसका रिटेलिएशन करने की ज़रूरत थी और ईरान को उसकी औकात दिखाने की ज़रूरत थी। ईरान वही कंट्री है, जिसने पिछले 40-50 साल से अपने वहाँ पर जाने कितने जेनोसाइड किए हैं। मैं एक्चुअल में ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जेनोसाइड। पिछले 3 साल के अंदर उन्होंने हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतारा है, सिर्फ़ जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को। तो दूध का धुला ईरान भी नहीं है। ईरान के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन दूध का धुला नहीं है ईरान। आईआरजीसी ने जब दिल चाहा है, तब किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए 35-35, 40-40, 50-50 हज़ार लोग मौत के घाट उतारा है। उनको कहाँ से लेके आएँगे? बच्चों तक को नहीं छोड़ा उन लोगों ने, दूध पिए बच्चों तक को मारा है उन लोगों ने। तो अगर सिर्फ़ ईरान ये सोचता है कि वो ही एक झंडा बरदार है इस चीज़ का कि कोई जेनोसाइड करेगा और इज़राइल के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इज़राइल के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा सकते हो, वो जेनोसाइड कर रहा है, वो आपका सोचना है। लेकिन जेनोसाइड जो आप कर रहे हो, उसके लिए तो कोई और बोलने वाला होगा ना। यानी कि अगर आपके बारे में कोई बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन इंडिया को वो चीज़ें बोलने की ज़रूरत है कि आप क्या गलत कर रहे हो। अगर आप इंडियन शिप्स पे फायर करोगे और जाके जो पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर है, जिनको वो वहाँ पे रोज़ चाय पिला रहे हैं बैठा के और वो खुद जाके चाय पी रहे हैं। एक्चुअल में आसिफ मुनीर की भी एक बहुत लंबी कहानी है, जो वहाँ जाके बैठते हैं, उनका जो तालमेल है वो अभी नहीं है, वो बहुत पुराना है, 16 से शुरू हुआ था, दिसंबर 2016 से, जब वो डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस वहाँ पे बने थे पाकिस्तान में। तो तब से उनका ईरान से राब्ता है। तो ये मैं ये बोलूँ कि ये अभी नया-नया जुड़ा है, नया नहीं जुड़ा है, बहुत पुराना है। और अभी 2024 में जब जनवरी में ईरान और पाकिस्तान के बीच में मिसाइल फायर भी हुए थे बहुत सारे, तो बड़ी जो कि इनका सिस्तान और बलूचिस्तान वाला एरिया था, तो उस वक़्त भी आसिफ मुनीर ही अकेला बंदा था जिसने उनकी आईआरजीसी में जो पहुँच थी, उसके बलबूते इस जो जनवरी में उनका एस्केलेशन हुआ था, उसको डी-एस्केलेट करने में उन्होंने कोशिश करी थी। तो उसी को लेके वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई सिग्नलिंग होगी या फिर उन्होंने अपना कहीं न कहीं इंडिया को इन्होंने टेस्ट करने की कोशिश करी थी, अगर मैं एक बात को ये बोलूँ। इसमें मतलब हमारा टेस्ट किस लिए? अच्छा, कई बार जब लोग कहते हैं सर सॉफ्ट पावर, इंडिया इज़ अ सॉफ्ट पावर, तो क्या उसी समय हम खुद को कमज़ोर तो नहीं दिखा रहे हैं सॉफ्ट पावर कह के? काहे नहीं, एक सॉफ्ट पावर? क्यों रहना है सॉफ्ट पावर? दुनिया की देखिए तीसरी सॉफ्ट चौथी पावर का सबसे बड़ी सेना, नेवी, एयरफोर्स लेके ये सॉफ्ट पावर क्या होता है? देखिए पावर है सॉफ्ट तो पावर का है। मतलब हाँ, नहीं, सॉफ्ट पावर का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कमज़ोर हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब ये है कि हम हर किसी के बीच में बैलेंस बना के चलते हैं। लोग हमें ऐसे ले फ़र्क रहे नहीं हैं ना, पड़ता है कि दुनिया ऐसे लेने लगी है, ये चक्कर है। ईरान, अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है, हम दोनों से अपना राब्ता करके रखते हुए हैं, दोनों से बातें कर रहे हैं, दोनों से अपने जो हमारे संबंध ईरान के साथ हैं, जो हमारे अमेरिका के साथ संबंध है, हम दोनों से लेके चल रहे हैं, दोनों से बातें कर रहे हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर का मतलब ये नहीं है, देखिए पावर तो है ना उसमें। अगर आप सिर्फ़ ये बोलते हैं कि सॉफ्ट पावर का मतलब ये है कि आप बहुत सॉफ्ट हैं और आपको कोई भी कुचल के चला जाएगा, तो मैं ये नहीं मानता हूँ। सॉफ्ट का मतलब है कि हाँ, आप अपने मुद्दों के लिए किसी हद तक कहीं न कहीं ऐसा रुख अपना सकते हैं जिससे दोनों को कहीं न कहीं बैलेंस बना के चल सकते हो। लेकिन जब भारत की बात आती है तो आपको कहीं न कहीं अपने रुख को हार्ड करना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्ट रुख पे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। देखिए, आप विदेश नीति की बात करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो रोज़ कहीं न कहीं बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं एज़ ए फौजी सिर्फ़ एक चीज़ समझता हूँ, अगर आपके एसेट के ऊपर कोई फायर करता है तो उसको उसकी औकात दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप उसको उसकी औकात नहीं दिखा रहे, तो कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हैं। आपको ईरान के शिप को उसी वक़्त बोल देना चाहिए था, भैया एक काम करो, अभी निकलो पहली फुर्सत में और पहुँचो जाके वहाँ डॉक अपने वहाँ पे जाके डॉक करो। हमारे यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको।
लेकिन इंडिया ने क्या करा, आज भी वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और ईरान कुछ ना कुछ, ईरान ने उसका इतना कोई अभी तक कुछ बोला नहीं है उसके बारे में, ना उनकी तरफ से कोई सिग्नलिंग ऐसी आई है। इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं रुख था इंडिया के खिलाफ उस चीज में, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई सिग्नलिंग देना चाह रहे थे। भारत के कंधे पे बंदूक रख के या भारत के ऊपर बंदूक तान के वो दुनिया को कोई सिग्नलिंग देना चाह रहे थे, और उसके लिए मुझे लगता है कि भारत को उसे कहीं ना कहीं वहीं रोकने की जरूरत थी और उसको उसकी औकात दिखाने की जरूरत थी। अभी जब अमेरिका और इजराइल बजा रहे थे ढंग से इनकी, और शायद कल परसों से या आज रात से फिर से शुरू हो जाए, तो इनके यहाँ जो क्षति हो रही थी उसके लिए हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजे हैं सर, दवाइयां भेजी हैं, जीवन रक्षक जो दवाइयां होती हैं वो भेजी हैं। सबसे ज्यादा बड़ी खेप हमारे यहाँ से गई है उनके यहाँ। जन औषधि जो कहते हैं कि वो कौन सी दवा कहते हैं, मतलब जेनरिक दवाइयों की जीवन रक्षक, वो जीवन भेजी रक्षक है सर। औषधि। हाँ, वो पूरा हमने भेजा है। और हमने, ऐसा नहीं ईरान दोस्त है, हमने कहा कि मानवता के आधार पर हम दवाई भेज रहे हैं और उनके जहाज को हमारे यहाँ हम रख रहे हैं। ये जो फायरिंग हुई है, क्या आपको ऐसा लगता है कि, चूंकि अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं वो, और वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ईरान का, वो दोनों दो तरफ है। आईआरजीसी जो है वहां के पॉलिटिकल क्लास की सुन नहीं रही है। क्या एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नहीं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। देखिए, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी अगर वो गार्ड हैं तो आपको फिर एक चीज और समझने की जरूरत है कि जो मुल्ला मुनीर है, मैं मुल्ला मुनीर क्यों बोल रहा हूँ उसको, उसको क्या बोलते हैं, हाफिज कुरान। उनका जो दूसरा नाम है वो हाफिज कुरान है, आसिम मुनीर का। तो कहीं ना कहीं फिर ईरान उनकी बात सुनता है या फिर ईरान के साथ उनकी साठगांठ है। 2016 से लेके 2018 तक वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस रहे। उसके बाद वो उनको भेज दिया जाता है आईएसआई में, आईएसआई के वो चीफ रहते हैं। फिर ईरान से उनकी कुछ बनती नहीं है, इमरान उनको हटा देता है और उसके 2 साल बाद फिर भाई साहब बन जाते हैं उनके आर्मी चीफ। और बीच में कहीं ना कहीं देखिए, आसिम मुनीर अगर वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, वो अपने आप को ईरानी नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आसिम मुनीर का बीच में आना बहुत जरूरी है। तो फिर तो बिल्कुल सही चल रहा है जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं, बिकॉज दोनों कंट्री इस्लामिक है, बेशक वो शिया है वो सुन्नी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है तो फिर इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने क्या करा, कहाँ गए, क्या सोचा, सिर्फ यही बैठे रहे कि ठीक है हमारे पास मतलब तेल आएगा आपको और हम क्यों लग बैठे रहा रहे है कि इसके देखते पीछे रहेंगे। पाकिस्तान हो सकता है, मतलब इस तरह की हरकत के पीछे? क्योंकि अभी जब हमने सुना था कि अमेरिका मतलब मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान ईरान अमेरिका के बीच, उस समय आपको याद होगा उस मीटिंग के तुरंत बाद जब अमेरिका ने कहा कि हम उस इलाके की नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक जहाज को वहां से वापस लौटना पड़ा था। देखिए अभी ना जब हम कुछ दिनों से बातें करते आ रहे हैं, आपको एक चीज और समझनी चाहिए। मैं पहले बात कर रहा था और आपको शायद बोला भी था कि पाकिस्तान दोगला है, पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान को जहां फायदा होगा वो वहां जाके बैठेगा। अभी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान इज अ बिग फ्लैग, रेड फ्लैग। इफ पाकिस्तान इज अ बिग रेड फ्लैग, तो इसका मतलब पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो सबके सामने है, और पाकिस्तान को जहां पे फायदा होता है वो वहां जाके बैठ जाता है। पाकिस्तान देखिए, फिर मैं वही बात बोलूंगा, एक आतंकवादी से अगर आप पीस टॉक्स कराएंगे तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ लड़ाई की बातें करेगा और कुछ नहीं हाँ, वो करेगा। कहा अमेरिकी कर्नल ने कि आप पॉकेट मार के हाथ में पर्स दीजिएगा तो पर्स सुरक्षित तो नहीं रहेगा। बिल्कुल। और अगर आप पीस पाकिस्तान से ब्रोक करा रहे हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान इज अ ब्रोकर, और एक ब्रोकर का काम होता है अपना फायदा ढूंढना। किसी भी डील को ब्रेक करने के लिए ब्रोकर का सिर्फ एक काम होता है, जो सामने पार्टी बैठी है, जो दूसरे सामने पार्टी बैठी है, पीछे पार्टी बैठी है, दोनों ही पार्टियों से उसको अपना फायदा देखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो अपने फायदे के बगैर कोई डील करा रहा है तो फिर डील नहीं हो सकती, अगर पाकिस्तान को इससे किराएदार से फायदा भी नहीं है। कमीशन लेना है, मकान मालिक से भी कमीशन लेना है। बिल्कुल। और रही कमीशन बात दोनों तरफ। दूसरी, जो कि मैं पहले से ये बात बोलता आ रहा हूं कि पाकिस्तान एक्चुअल में पपेट है इसमें। पाकिस्तान पपेट है, अमेरिका का पपेट है, और डोनाल्ड ट्रंप उसको यूज कर रहे हैं, और डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप उसको सर सिर्फ आप इसलिए कह यूज रहे कर हैं रहे हैं, आपने देखा पाकिस्तान होगा। पपेट है, अमेरिका यूज कर रहा है, यहाँ लोग नाच रहे हैं।
यहाँ लोग कह रहे उनके हैं अरे नापने से क्या आपको होता आता है? ही नहीं, देखिए ऐसा है, आपको आता ही नहीं है, पॉलिटिक्स आपके में विदेश और नीति फॉरेन जियोपॉलिटिक्स में पॉलिसी फेल है। एक बात बड़ी मतलब गंभीर मैं मानता हूं कि जब तक आपका फायदा देखकर दूसरे इंसान की जले ना, तब तक वो फायदा फायदा नहीं है। तो इसका मतलब अगर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में कुछ छोटी-मोटी चीजें पक रही है और इंडिया में आकर उसमें कहीं न कहीं सुरसुरी या आग लग रही है लोगों को, तो उनको फायदा है ना, क्योंकि अपोजिशन इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके पीछे जा रहा है। जो यहाँ की सरकार है उसके खिलाफ जा रही है ना। लोगों को क्या है, बातें करने का मौका मिल रहा है, कुछ ना कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, मुद्दा मिल रहा है बोलने के लिए। तो ऐसे मुद्दे जब आप जियोपॉलिटिक्स में लोगों को उनके हाथ में और थाली में परोस के देंगे तो वो क्या करेंगे? वो वही बातें करेंगे जो हमारे यहाँ पे लोग कर रहे हैं। ये इशारे किसी और के नहीं हैं, ये उन लोगों के सीमा पार बैठे लोगों के इशारे हैं जिनके ऊपर ये लोग नाच रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। देखिए ये सरकार कुछ भी कर रही हो, भारत की चुनी हुई सरकार है और हम लोगों ने उसको चुन के वहाँ पे भेजा है। वो जो फैसला लेगी वहाँ पे बिल्कुल सही लेगी। लेकिन हाँ, कभी फैसले कमज़ोर हो सकते हैं और कभी शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन वो फैसले सिर्फ़ भारत के हित में लिए जा रहे हैं, जो मैं ये एक चीज़ मानता हूँ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का टाइम आ गया है। वरना तो ये लोग अभी झिंगुर की तरह और ज़्यादा अपनी आवाज़ जैसे रात चढ़ती रहेगी, आवाज़ ज़्यादा होती रहेगी। सर तो पाकिस्तान को जो आप कह रहे हैं औकात दिखाने की बात, तो पाकिस्तान का तो खुद ही प्राइम मिनिस्टर कहता है कि दोस्तों, जहाँ जाता हूँ दोस्त ममालिक के यहाँ, उनको लगता है कि यार ये फिर पैसा माँग लेगा। बहुत बेइज़्ज़ती हो रही है, वो कई बार कह चुका है, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। लेकिन इन सब के बाद अगर भिखारी के यहाँ कोई बैठक हो जाएगी, पंचायत हो जाएगा तो उससे भिखारी सुपर पावर हो जाएगा, ये वाली दलील पाकिस्तान में लोग मान रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दलील हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि इस भिखमंगे के यहाँ पार्टी हो गई है, बैठक हो गई है। अब ये भिखमंगा ही सुपर पावर। भिखमंगा सुपर पावर इन लोगों ने खुद बनाया है और अपने ज़हन में बनाया है इन लोगों ने। भिखमंगा सुपर पावर है नहीं, इनके ज़हन के अंदर वो सुपर पावर है। आप क्या उसको सुपर पावर मानते हो? मैं तो नहीं मानता, मैं फौजी बंदा हूँ, मैंने पाकिस्तान को सामने देखा है, मैंने उसको बॉर्डर पे देखा है, मैं तो नहीं मानता उसको सुपर पावर। मुझे पता है कि अगर पाकिस्तानी के ऊपर आप गोली बरसाते हो, तो पहले वो अपना व्हाइट फ्लैग खड़ा करते हैं, सबसे पहले। सबसे पहले पाकिस्तानी व्हाइट फ्लैग खड़ा करते हैं और उसके बाद वो दौड़ते हुए नज़र आते हैं और बोलते हैं, "साथी गलती हो गई, फायर मत करना।" आगे 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 से फायर नहीं करेंगे। ये पाकिस्तानियों की औकात है, जो पाकिस्तानी करते हैं। तो आप कैसे मान लोगे? जो उनका सबसे ज़मीन के ऊपर लड़ने वाला इंसान है, वो सफ़ेद फ्लैग लेके, हाथ में झंडा लेके खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ ऊपर करके, बोलता है, "साथी गलती हो गई, फायर मत करना। हमने गलती से फायर कर दिया था।" तो जिन लोगों को लड़ाई लड़नी है, उन लोगों में दम नहीं है और जिन लोगों को लड़ाई के लिए पैसा देना है, वो सारे भिखारी हैं। तो भाई भिखारी को आप कैसे लड़ाई लड़ा सकते हो? और रही हमारे यहाँ के लोगों की बात, हमारे यहाँ के लोगों की औकात वही है जो पाकिस्तान में एक भिखारी की होती है। पाकिस्तानी भिखारी के पास ना तो खाने के लिए कुछ नहीं है और ना निचोड़ने के लिए कुछ है और इन लोगों के पास राजनीति में ना खाने के लिए कुछ है, ना निचोड़ने के लिए कुछ है। क्योंकि इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आती है सारी की सारी। अरे यार तुम देश के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है, तो आपको उसका जवाब देने की ज़रूरत है। आपको अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको पॉलिटिक्स में तभी पढ़ना है जब आप इंटरनल हो। आप देश के मुद्दे नहीं उठा रहे हो, आप विदेश के मुद्दे उठा रहे हो। विदेश में अगर कोई भारत के ऊपर उँगली उठा रहा है, तो आपको उसकी उँगली मरोड़ कर कहीं और डाल देनी चाहिए। तब आप सच्चे भारतीय हो, वरना तो आपके भारतीय होने पे लानत है। सर जब इतनी बात हम लोग कर रहे हैं और बात अब फौजी की आई है तो एक थोड़ा विषय से विषयांतर है लेकिन ध्यान में आ गया तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए। कर्नल पुरोहित और कर्नल पुरोहित पे समझौता ब्लास्ट का आरोप और जिस तरह से वो पूरा केस प्रोसीड हुआ वो सब हमारे आपके सामने है और अभी हाल-फिलहाल खबर आई है कि आर्मी ने उनको वापस उनकी पोज़ीशन वग़ैरह शायद उनको जो भी ले लिया जाता है वो सब वो आप बेहतर बताएँगे। उनको फिर से वो सम्मान वापस मिला है उनका। भारतीय फ़ौज को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, हमने देखा पहले, जिसमें हिंदू टेरर और इस सब की बात की गई और अभी हाल-फिलहाल संसद में एक वाकया हुआ, जिसमें महिला आरक्षण पर नेता प्रतिपक्ष को बोलना था। और उस महिला आरक्षण की बात करते-करते वो अचानक ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर की बात करने लगे। मतलब काइंड ऑफ वो मज़ाक ही था, वो ये नहीं मानते
कि बालाकोट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, या फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन भारतीय इंडियन आर्म फोर्सेस ने चलाया था। इस पर, दोनों ही चीजों पर मैं चाहता हूं कि आप बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। देखिए, ऐसा है, अगर इन लोगों को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट में जो स्ट्राइक्स इंडिया ने किए थे, वो एक्चुअल में नहीं हुए, तो इन लोगों को जाकर चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें डूब जाना चाहिए। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों? मैंने वो खुद अपनी आँखों से देखी हैं चीज़ें, मैं गवाह हूँ चीज़ों का। भारत ने जो किया, सीना ठोक के किया, पाकिस्तान ने उसी रात सुबह पौने 4 बजे ट्विटर के ऊपर डाल दिया था कि इंडियन प्लेन्स आए थे, हमें मार के चले गए। इससे बड़ा हाँ, वो सबूत खुद क्या बोल चाहिए? रहे थे, वो हुँ? खुद बोल रहे थे, वो खुद बोल रहे थे। सेम नाइट उसी वक़्त आधे पौने घंटे के अंदर उनके डीजी आईएसपीआर ने उसी वक़्त डाल दिया था ट्विटर के ऊपर। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सब छलावा है? छलावा उनके दिमाग में है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जो पॉलिटिकल कहीं न कहीं ज़मीन है, वो खिसकती जा रही है। अपनी पॉलिटिकल ज़मीन को खिसकने से बचाने के लिए वो हमारी सेना के ऊपर, हमारे ऊपर जो ये उँगली उठाते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलत चीज़ है। सेना कभी किसी पॉलिटिक पार्टी के लिए काम नहीं करती है, वो इस देश के लिए काम करती है। एक फौजी बंदा देश के लिए जीने और मरने की कसम खाता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मरने की कसम नहीं खाता है। जब बालाकोट हुआ था, तो हमारे 40 लोगों को पुलवामा में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ था। आसिम मुनीर का बहुत बड़ा हाथ था। आसिम मुनीर को मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा, ही वाज़ उस वक़्त वो आईएसआई का चीफ था। उसका बहुत हाँ, बड़ा हाथ था। हुँ? तो उसके ऊपर अगर इंडियन फ़ोर्स, इंडियन आर्मी अगर कोई संज्ञान लेकर उस पर अटैक कर रही है या उसका बदला ले रही है, तो भाई इसमें गलत क्या है? ऐसा क्या है? ऐसा ऐसा तो है नहीं कोई पहली बार हो रहा है, बहुत बार किया गया है। अगर बालाकोट हमने कर दिया, तो इनको बुरा क्या लग गया? इनको तो खुश होना चाहिए था, बदला लिया है। अरे फौजी बंदा अगर बदला नहीं लेगा, तो कोई और लेगा क्या बदला? आप लोग लो ना जाके बदला, आप लोग क्या बदला लेते हो? 2008 में क्या करा था आप लोगों ने? वो कह रहे वॉर जब मॉन्गरिंग है, ये लोग वॉर मॉन्गरिंग करते हैं। बातचीत जब करिए ना, 26/11 फाइल हुआ लीजिए। 26/11 हुआ, कितने लोग मरे थे? इन लोगों ने करा क्या? वो तो अच्छा है कसाब पकड़ा गया और उसके हाथ में कलावा था। आप लोगों ने, सबको पता है, ये जग ज़ाहिर है। वरना ये उसको हिंदू आतंकवाद का नाम दे देते। और क्या जो हमारे बात है! कर्नल आप पुरोहित थे, यकीन उनके करेंगे ऊपर कि उन्होंने सारे इल्ज़ाम लगा दिए इस चीज़ के। ये कौन-सी गवर्नमेंट थी? अगर गवर्नमेंट की बात आती है, कौन थे ये लोग? ये लोग कहीं बाहर से आए थे? ये लोग वही थे, जिनको कहीं न कहीं अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए एक सेना को कहीं न कहीं लांछित करना था। इन लोगों ने लांछित किया है। लेकिन वो इंडियन बंदा बाहर आर्मी को बिल्कुल मजबूत था। वो बाहर निकल के आया। उसने अपने आप ये को सही दाग साबित किया। ये दाग इंडियन आर्मी पे लगाना था उनको, केवल इसलिए कि वो दे यही थॉट कि चाहते थे। वो कहीं न सेफरन कहीं टेरर हिंदू एग्जिस्ट आतंकवाद करता की है। अपनी जो मंशा थी ना, उसको फलीभूत करना चाहते थे। लेकिन वो हुआ नहीं ना। सबको पता है, अजमल कसाब कौन था? कहाँ से आया था? पाकिस्तान के किस हिस्से का था? पंजाब में कहाँ था? पंजाब में उसका घर कहाँ था? किसने उसको ट्रेनिंग दी थी? कितने हथियार उसको मुहैया कराए गए थे? और कैसे दिए गए थे? कैसे उसने पार किया? 6 महीने उसकी ट्रेनिंग चली, तो 2 महीने कहाँ चली, 2 महीने कहाँ चली और 2 महीने कहाँ चली? अलग-अलग। हर जगह पता है, सबको पता है। डोज़ियर पे डोज़ियर दिए बस, उसके अलावा क्या करा इन लोगों ने? जब सेना ने अपना, ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई ना। सेना को उन्होंने रोक के रखा। सेना तो तब भी अपना बदला ले सकती थी। सेना हमेशा तैयार है। आज बोलेंगे तो आज कर देगी। फौजी बंदा उस कभी पीछे समय नहीं हटता है। फौजी बंदा उस हमेशा समय तैयार के रहता है। उस समय के एयर चीफ मार्शल कहते हैं, उनके उनका कहीं इंटरव्यू भी है, तो उन्होंने बकायदा अपना ब्लूप्रिंट बताया था प्लान का कि हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम पर अमेरिका का बहुत प्रेशर है, वो हमें देख रहे देखिए, हैं। अमेरिका का प्रेशर कब नहीं रहा है हमारे ऊपर। अमेरिका का प्रेशर इंडिया के ऊपर हमेशा रहा है। लेकिन क्या वो प्रेशर झेलने की औकात आपकी गवर्नमेंट की थी? नहीं थी। अगर आपकी गवर्नमेंट की वो प्रेशर झेलने की औकात नहीं थी, तो इसलिए आप कुछ कर नहीं पाए। तो फिर वही बात होती है, अगर आपकी औकात नहीं थी, तो इसलिए आप यहाँ पे नहीं हैं। आपको अपनी औकात बनानी पड़ेगी, लोगों की नज़रों में। बेशक कोई भी है, अगर आज जो यहाँ बैठे हैं सत्ता में, अगर वो अपनी औकात निकाल देंगे, अगर वो लोग सोचना छोड़ देंगे, तो लोग उनके बारे में सोचना छोड़ देंगे। मैं नेशनलिस्ट हूँ। कोई भी आएगा मेरे देश के बारे में गलत बोलेगा, तो मैं उसको जवाब दूँगा, बेशक वो कोई भी है। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन हाँ, अगर मेरे देश के एसेट के ऊपर, सामान के ऊपर, मेरी देश की सीमाओं के ऊपर अगर कोई गोली चलाता है तो उसका जवाब उसको उसी तरीके से देने की जरूरत है। अच्छा वो विकास शायद सर, इस बार नहीं हुआ। आप क्या एक चीज मानोगे कि जो मुंबई टेरर अटैक था वो, और कर्नल पुरोहित के खिलाफ पूरी कॉन्स्पिरेसी, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं कि जहां देखिए कसाब ऐसा कलवा है, बांध कर आ जाता है। आखिर आईएसआई को ये आइडिया कहां से आ गया कि कलावा बांध कर देखिए भेजना है? उस वक्त की जो चीजें चल रही थी ना, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा, ठीक है, मैं भी उस वक्त फौज में आ चुका था। मैं देखता था और पढ़ते हुए आया था बाहर से कि हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद। उस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जो हर जगह, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ले लीजिए, एक छोटे से छोटा जहां भी आप अपना मुद्दा चला सकते हैं, न्यूज़पेपर से लेके न्यूज़ चैनल्स तक, हर जगह सिर्फ एक ही बात चलती थी, हिंदू आतंकवाद पनप रहा है, हिंदू आतंकवाद चल रहा है, लोग आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। तो ये कर्नल नैरेटिव सर, किसने हम बिल्ड लोग किया था? कॉलेज में थे, हम लोग कॉलेज में थे, बहुत आश्चर्य की बात है कि अच्छा देखिए, ये होता है ना कि अब हमें टीचर ही बोल रहा है कि हिंदू आतंकवाद है। उनसे और पूछना चाहिए था कि हिंदू आतंकवाद है सर तो वो आतंकवादी है कहाँ? उस वो समय आए पता कहाँ ही से नहीं हैं? था इतना कुछ। अब नाम तो वो बताइए अब चार उस पांच। समय, ये आपकी भोपाल वाली साध्वी, नाम मैं भूल रहा हूँ, कर्नल पुरोहित। साध्वी अब प्रज्ञा। इतनी बार, हाँ बार बार, चूंकि बार बार नाम लिया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये प्रॉपर एस्टेब्लिश करना था उनको। देखिए और ऐसा है, जब 26/11 आपको के बाद तो एक नेता बकायदा हिटलर की किताब कहानी लेकर के बताता हूँ आया आपको कि ना, आरएसएस ने हिटलर करवाया की ये। कहानी बताता हूँ आपको। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, अगर आपको कोई झूठ को सच बनाना है तो उसको बार बार बोलना शुरू कर दीजिए, आप उसका राग अलापना शुरू करिए। उन्होंने हिंदू आतंकवाद का राग अलापना शुरू किया, सुबह शाम दोपहर रात, हर वक्त सिर्फ हिंदू आतंकवाद उस वक्त चल रहा था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा बलि का बकरा चाहिए था जिसको वो लेके आए और ये साबित कर सकें कि ये कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और हिंदू आतंकवाद, देखिए आपको एक चीज ना, एक आपको मैच करना पड़ेगा, पाकिस्तान में आतंकवाद कैसे चलता है। पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रायोजित करती है वहां की सेना, आईएसआई। मोस्ट अगर आप बोलेंगे तो आईएसआई। तो उनको इंडिया में किसको फ्रेम करना था, कहीं ना कहीं इंडियन इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े हुए किसी ऑफिसर को उनमें, उनको कहीं ना कहीं पॉइंट पे पिन पॉइंट करना था। तो उन्होंने पिन पॉइंट किसको करा? कर्नल पुरोहित को, कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं और यही है जो हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल एक प्रॉपर टूल किट बनाई, उसको मैच करने की कोशिश करी, जिसे बोलते हैं ना मिरर इमेज। मिरर जो पाकिस्तान का था उसी को इंडिया में डालने की कोशिश करी कि पाकिस्तान में क्या होता है, वहां की मिलिट्री है, वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आतंकवाद में प्रॉपर रूप से जुड़ी हुई हैं। दूसरा, पाकिस्तान में जो वहां के धार्मिक संगठन है सारे के सारे, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। शामिल अब रहते थे। उनका मरकज है, मरकज में क्या होता है, सुबह के वक्त वहां पे सिर्फ दीन की वो चलती है पढ़ाई, दीन के बारे में सिखाते हैं और दीन के साथ साथ उनको ब्रेन वॉश करते हैं और आतंकवादी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे साध्वी प्रज्ञा को उन्होंने डाल दिया बीच में, साथ में कर्नल पुरोहित को डाल दिया, वही सेम टेम्पलेट उन्होंने वही डाली। क्या तो बात है उसी विकास सर, टेम्पलेट को क्या बात है। उन्होंने फिट ये किया तो वहां पे। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। जो आप बता रहे हो वो कितनी शॉकिंग चीज है। दर्शकों, आप ये समझो कि हमारे यहाँ के नेता आईएसआई की बनाई गई फ्रेम को हमारे यहाँ बेचना शुरू कर दिया था नेताओं ने। जो मोडस ऑपरेंडी सर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तान के जितने इस्लामिक संगठन हैं, ये सब मिलकर आतंकवाद को फैलाते हैं, बढ़ाते हैं। और वही चीज उन्होंने हमारे यहाँ करने की कोशिश की, जिसमें आपके मिलिट्री के आदमी को उठाया, मिलिट्री का भी आदमी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है उसको मार्क किया। एक साध्वी जो भगवा वस्त्र धारण करती है, जो दिख रही है सामने से, हिंदू है, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है, उसको उठाया। मतलब सिंपल ये कि अगर इस्लामिक आतंकवाद हो सकता है तो हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद है, और इसको हमारे यहाँ लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। कसाब कलावा बांध कर आया था। वो तो सही कह रहे विकास साहब, जिंदा बच गया
नहीं तो इस देश के हिंदू बोल-बोल के परेशान हो जाते हैं कि हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती और कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ आपको कसाब का कलावा दिखा रही होती। ये आपको याद है मुंबई में कलावा बाँध के आए थे सर? सर सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये टेम्पलेट बहुत दिनों तक चली थी। आपको गौर करना चाहिए 4 से 5 साल सिर्फ़ यही टेम्पलेट थी। जब चीज़ें बदली हैं, मौसम बदला है, हवाएँ बदली हैं। जब इंसान बदले हैं गद्दियों के ऊपर, तब ये टेम्पलेट धीरे-धीरे करके डाउन होनी शुरू हुई है। तब सच्चाई आनी शुरू हुई है। वरना भारत को भी ये हिंदू आतंकवाद के नाम पर डसना शुरू कर चुके होते और कहीं न कहीं कर्नल पुरोहित इस झूठे केस में आज भी बंद होते। आप ये देखिए, सिर्फ़ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इन लोगों ने भारत की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात करा है और इस विश्वासघात के लिए कभी कोई उनको माफ़ नहीं कर सकता। अगर वो लोग ये सोचते हैं कि भारत इन चीज़ों को भूल जाएगा या हम भूल जाएँगे, मैं तो कभी नहीं भूलूँगा ये चीज़, आप भी नहीं भूलोगे। जब आपको इन चीज़ों के बारे में सच्चाई पता चलेगी, हमारे दर्शकों को सच्चाई पता चलेगी कि उन्होंने पाकिस्तान की सेम टेम्पलेट मिरर इमेज इंडिया में करने की कोशिश करी। तो ये इंडिया के जो बोलते हैं ना ताने-बाने के ऊपर जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, उसको तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश करी है इन लोगों ने। लोगों की मानसिकता से खेलने की कोशिश करी है इन लोगों ने। इसके लिए कसम हम लोग से, उनको कभी माफ़ नहीं कर सकते। कसम से। विकास सर जो कह रहे हैं दर्शकों को क्या मतलब कितनी गंभीर बात है आप ये समझना। इस देश में जब शहर-शहर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे और शहर-शहर लश्कर-ए-तैयबा या हिज़्बुल मुजाहिदीन इन सब के नाम आ रहे थे। हर शहर में हो रहा था ये, लगातार हो रहा था, साल दर साल हो रहा था। तभी एकदम से इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी सैफ़रन टेरर का वो लाती है टैगलाइन और उसके बाद देश में आपने सुना होगा हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी आतंकवाद को इस्लामिक माना ही नहीं या फिर ये कह दिया कि आतंकवाद का धर्म होता ही नहीं। जो लोग ये ये तो कहते आज ही रहे बोलते हैं, वो ये तो आज ही हाँ, बोलते हैं। पहलगाम में जब लोग मारे गए, तो उन्होंने क्या बोला? सबसे पहला बयान क्या था? सब लोग बोल रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा है, जो हिंदू थे सिर्फ़ वो उन्हीं को वहाँ थे, मारा है और वो उन्होंने क्या वहाँ बोला? थे। बिल्कुल, जो वहाँ थे उन्होंने ये बोला और ये पार्टियाँ क्या बोल रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब इनके दिमाग में कहीं न कहीं इनकी नीयत में खोट है। तो ऐसी नीयत वाले लोगों के बारे में हमें सिर्फ़ ये सोचना है कि इनकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ़ गद्दी से जुड़ी हुई है और किसी चीज़ से नहीं है। इनको इस देश से कोई लेना-देना नहीं है। इनको सिर्फ़ अपने मतलब और अपने उल्लू सीधा करने से मतलब है, इन लोगों को। दर्शकों हम जो बात कर रहे हैं जिस विषय के बारे में, वो दरअसल समझौता ब्लास्ट और कुछ मामले हैं, मालेगाँव का ब्लास्ट है। ये मामले 2007-8 से पहले के हैं। आप इनके बारे में अगर देखना हो, डिटेल में समझना हो तो एक सीरीज़ आई है ओटीटी पे है, हॉटस्टार पे, तो जाके देखिएगा कर्नल पुरोहित साहब के साथ क्या कुछ हुआ था। आपको एक आइडिया हो आ जाएगा कि कैसे आईएसआई ने पाकिस्तान में एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के व्यक्ति को इस तरह से फ्रेम किया। हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको बाय किया और बाद में किस तरह से 26/11 का हमला होता है। जबकि सच ये है कि कर्नल पुरोहित साहब 26/11 की कहानी ऑलरेडी पहले उनके पास थी, लेकिन उनकी बात अगर सही से सुनी जाती, तो शायद मुंबई का हमला होता ही नहीं। लेकिन उनको तो सैफरन टेरर की कहानी में फँसा दिया गया। वो देखिएगा आप लोग। कुल मिलाकर कहानी ये है दोस्त कि देश ने पिछले 10-12 साल में जो आपको लग रहा है कि कोई अननोन गनमैन है जो पाकिस्तान में है, भारत बालाकोट कर रहा है, भारत ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, भारत ये कह रहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 गोइंग ऑन है, हमने रोका ही नहीं है उसको। एक दौर हमने देखा है दोस्त 2014 से पहले का, दौर याद करिएगा और इस देश में किस तरह की चीज़ें हो रही थी मैंने बताया आप कर्नल पुरोहित के बारे में पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इस देश की सेना के साथ वो लोग जो आज राफेल की संख्या पूछते हैं, बालाकोट को मज़ाक बनाते हैं या ऑपरेशन सिंदूर का मज़ाक उड़ाते हैं, वो लोग इस देश की सेना के साथ करना क्या चाहते थे या उनकी मंशा क्या थी। हम लोग इस पे किसी और दिन बहुत डिटेल में भी बात करेंगे। विकास सर के साथ हमारा एक ऑलरेडी पॉडकास्ट भी लाइन्ड अप है, सर के पास समय नहीं है। और थोड़ी-सी मेरी भी व्यवस्था है, हम लोग जल्दी मिलेंगे, तो एक लंबा सेशन इस तरह की बातों पर होगा कि किस तरह से इस देश में सेना को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। जबकि
इंडियन आर्म फोर्सेस इकलौती ऐसी वर्दी है, तीनों ही सेनाएं, एयरफोर्स, जल सेना और जो हमारी थल सेना है, उस वर्दी पर इस देश का बहुत यकीन है। उस यकीन को तबाह करने की, बर्बाद करने की बहुत तगड़ी कोशिश की गई थी। विकास सिंह, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के प्रकाश लिए। जी, एक चीज और बोलना खूब जल्द चाहूंगा खत्म करने से पहले कि अभी ऑपरेशन सिंदूर द्वितीय का टाइम आ गया है। 1971 में 93,000 पैंट्स उतार के रखी गई थी पाकिस्तान की, अभी 5 लाख पैंटें उतारने का समय आ गया है, बहुत जल्दी, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं दिनों दिन उबाले मारने लग रही हैं, उसका जो घड़ा है ना वो दोबारा से भर चुका है, तो बहुत जल्दी समय आने वाला है 5 लाख पैंटें उतारने का पाकिस्तानियों की। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। सर जय हिंद। बहुत जल्द फिर मिलते हैं सर। थैंक यू सर।